हाय एवरीवन, आई स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आइए देखते हैं इसमें हमको क्या पढ़ना है। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलाव, सारी प्रोसेस को इकट्ठा करना, सारी प्रोसेस के फ्लो को क्या बोलेंगे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट: फर्स्ट, to ensure smooth functioning of every element of production, shipment and distribution from supplier and manufacturer to the retailers and stores। तो एक स्मूथ फंक्शन को एंश्योर करना, उसकी एक कन्फर्मिटी रखना। कैसे? प्रोडक्शन और शिपमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से लेकर रिटेलर तक सामान पहुंचाने को हम बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक स्मूथ ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड, मिनिमाइज कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोडक्ट्स एंड फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कौन सी कॉस्ट को? ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को। किसकी? रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है। आप ये मत सोचिएगा इतने छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि थ्योरी हमको टू द पॉइंट पढ़नी चाहिए। एग्जाम में हमको टू द पॉइंट बात लिखनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य क्या आता है? एफिशिएंट मिक्सचर ऑफ सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउसेज एंड स्टोर्स टू एंश्योर स्मूथ एक्टिविटी परफॉर्म। तीसरा ऑब्जेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या होता है कि एक अच्छा मिश्रण हो। किसका? सप्लायर्स का जो हमें माल देते हैं, मैन्युफैक्चरर्स का जो हमारा माल बनाते हैं, वेयर हाउसेस का जहां हम सामान रखते हैं और स्टोर्स क्यों? टू एंश्योर स्मूथ एक्टिविटी परफॉर्म। तो इन सब का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। में बात कौन कहता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आइए देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा प्लान। इन दिस स्टेप अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन strategies for managing all the resources that go towards the meeting customer demand for your product and services। तो पहला स्टेप आता है प्लान, जिसमें हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को। क्यों? क्योंकि हमको मैनेज करने हैं सारे रिसोर्स। जो रिसोर्स किस में मदद करते हैं? कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने में मदद करते हैं फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सेकंड, सोर्स। चूज द सप्लायर्स दैट विल डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू क्रिएट योर प्रोडक्ट। आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ सप्लायर होना चाहिए जो आपको टाइम पे सामान दे, जो आपको टाइम पे रॉ मटेरियल दे, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को बना पाए। थर्ड है हमारा मेक। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप होता है चीजों को बनाना, विच शेड्यूल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। जो हमारा स्टेप है मेक, ये एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेप है जो सारी एक्टिविटी को शेड्यूल करता है, जो एक्टिविटी जरूरतमंद है
किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, पैकिंग के लिए और उस प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए। फोर्थ कंपोनेंट आता है डिलीवरी। कोऑर्डिनेट द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, डेवलप अ नेटवर्क ऑफ वेयरहाउस, पिक कैरियर्स टू गेट प्रोडक्ट टू कस्टमर एंड सेट अप एन इनवॉइसिंग सिस्टम टू रिसीव पेमेंट। तो आपको क्या करना है? एक नेटवर्क बनाना है। कैसा? कि पहले आप ऑर्डर को रिसीव करो, फिर उसको वेयर हाउस में से निकालो, फिर उसको पैक करो जिससे कि वो कस्टमर के पास चला जाए, और फिर आप इनवॉइस बना दो जिससे कि पेमेंट मिल जाए। तो ये है पूरा डिलीवरी का नेटवर्क। फिफ्थ एंड लास्ट कंपोनेंट आता है रिटर्न्स। क्रिएट अ नेटवर्क फॉर रिसीविंग defective and excess products back from customer who have problem with delivered product। आप एक नेटवर्क बनाइए जहां पे सारी रिटर्न्स को रिसीव किया जाए। जो प्रोडक्ट कस्टमर के पास ज़्यादा चले गए या फिर खराब चले गए, उनको वापस लेने के लिए एक नेटवर्क बनना चाहिए। तो ये थे हमारे पांचों कंपोनेंट किसके? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। अगला टॉपिक आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CRM। तो CRM इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। सब कुछ बिजनेस की स्ट्रैटेजी है। कंप्राइज ऑफ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, टेक्निकल चेंज, whereby a company seeks to better manage its enterprise around its customer behavior। एक बिजनेस की ऐसी स्ट्रैटेजी जिस बिजनेस ने सारी प्रोसेस को क्या किया? एक जगह रखा, मतलब सबको मैनेज किया। क्यों? क्योंकि उसका कस्टमर नाराज ना हो जाए और उसके कस्टमर की बिहेवियर की स्टडी हो जाए। तो हमको जैसे नाम से ही पता लग रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो हम कस्टमर के लिए काम, कस्टमर को खुश करना चाहते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग एंड डेप्लॉइंग नॉलेज अबाउट कस्टमर एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड अचीव कॉस्ट रिडक्शन थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी। CRM में क्या होता है? हम कस्टमर की नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी कस्टमर की स्टडी करते हैं, कस्टमर चाहता क्या है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई तो करते हैं, पर अपनी सेल भी बढ़ाते हैं और अपनी कॉस्ट को भी कम करते हैं। कॉस्ट कम कैसे होगी? आप वही चीज बनाओ, ऐसे ही बनाओ जैसे कस्टमर चाहता है, तो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएंगे। जो कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CRM के उद्देश्य क्या है? टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, कस्टमर को जानना। टू रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को अपने पास बनाए रखना क्योंकि आप उनको अच्छी सर्विस देते हो। टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को अपनी ओर खींचना, ये भी एक CRM का ऑब्जेक्टिव है। टू विन न्यू क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, नए क्लाइंट को जीतना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स को जीतना। जब आपकी सर्विस अच्छी होगी, आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई होंगे, तो आपका मार्केट में रुतबा बढ़ेगा, तो आपके पास नए नए क्लाइंट आएंगे बिजनेस करने के लिए और नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। फिफ्थ, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी। सिक्स्थ, टू डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट, और इससे आपकी कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको कस्टमर से को कोई भी एडवर्टाइज
एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। जब कस्टमर को खुद ही उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट कट हो जाएगी। अगला टॉपिक आता है एडवांटेजेस एंड बेनिफिट ऑफ सीआरएम। तो सीआरएम के फायदे क्या हैं, आइए एक बार उनको देखते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर डज नॉट कंसीडर टू लीव। जो कस्टमर हम खुश है वो हमारी दुकान पे आता रहेगा और वो हमसे जाने की जरूरत नहीं करेगा। सेकंड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू करंट कस्टमर नीड्स। तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो आप कस्टमर की करंट नीड के अकॉर्डिंग बना पाएंगे। A rapid increase in quality of products and services। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को भी जल्द से जल्द सही कर पाएंगे। The ability to sell more product। आप CRM की स्टडी करने के बाद अपने प्रोडक्ट को और बेच पाएंगे। More time for customers। जब आप CRM की स्टडी कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर को ज़्यादा टाइम दोगे और उनके बारे में जो जो भी आप जानना चाहते हो वो सब जान पाओगे। इंक्रीज द स्टाफ मोटिवेशन। और आप अपने स्टाफ को मोटिवेशन भी कर सकते हो बाय कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीआरएम। सीआरएम के टाइप्स भी होते हैं, हाँ जी, कौन कौन से, आइए एक बार देखते हैं। पहला है हमारा ACRM यानी कि एनालिटिकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट इज बेसिकली कस्टमर डाटा एनालिसिस, इट्स इवैल्यूएशन, मॉडलिंग, प्रिडिक्शन ऑफ कस्टमर बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ कस्टमर की बेसिक चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। कस्टमर चाहता क्या है, किस प्राइस पे चाहता है, कब चाहता है, क्या क्या फीचर चाहता है और कस्टमर का व्यवहार क्या है, ये सब हम ACRM एनालिटिकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सीखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा OCRM ऑपरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट मेनली सपोर्ट्स द एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ कस्टमर्स कंडक्टेड बाय फ्रंट ऑफिसेज वर्कर्स इंक्लूडिंग सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड मार्केटिंग। तो OCRM में क्या होता है, एक सीधा कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर से, किसका, जो हमारे ऑफिस में वर्कर बैठे हैं वे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं, सर्विसेज को बेचते हैं और मार्केटिंग करते हैं। तीसरा टाइप आता है CCRM कोलैबोरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट enables all company along with the distribution channels as well as all department in a company to work together and share information about customer। तो नाम से ही पता लग रहा है कोलैबोरेटिव कि सारे कंपनी के डिपार्टमेंट एकजुट होकर काम करे, कस्टमर क्या चाहता है एक दूसरे को बताए, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताए, सर्विस डिपार्टमेंट को बताए, सबके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हमारा कस्टमर हमारे बिजनेस से खुश हो। अगला टॉपिक है रिस्क ऑफ सीआरएम। सीआरएम के रिस्क क्या है, आइए एक बार देखते हैं। पहला, इंक्रीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू इंक्रीज रेवेन्यू, रिड्यूस cost, increase market share, which may put pressure on the organization and may potentially compromise the internal control structure। जब आप CRM को अप्लाई कर देते हो तो सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है,
क्योंकि आप एक तरफ CRM का आउटपुट पूछ रहे हो और एक तरफ जो एक मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है उसका भी आप अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो। तो जब सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाता है तो हमारा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि इंसान एक ही तो काम करेगा, आप उसको मल्टीटास्क नहीं सौंप सकते। दूसरा खतरा क्या रहता है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल चैनल्स, टेक्नोलॉजीज, कस्टमर रिलेशंस एंड कस्टमर डेफिनेशन। तो सारे चैनल्स को, सारी टेक्नोलॉजीज को, कस्टमर के रिश्ते को और कस्टमर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टास्क आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, वाइटल एंड कॉन्फिडेंशियल कस्टमर इंफॉर्मेशन may be shared across new networks, system and platform। तो जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है उसको भी कभी कभी शेयर करना होता है। तो जो आपने किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को शेयर किया तो वो भी क्या हो सकता है, लूप होल हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी अपनी पॉलिसी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखती है। चौथा खतरा क्या हो सकता है, significant charges to the organization attitude and beliefs, placing heavy reliance on the organizational employee for the successful adoption of the solution। तो जब आप एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि हमारा कस्टमर हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, तो आप एक एम्प्लॉय को बहुत प्रेशराइज कर रहे हो, जिससे क्या हो सकता है, जिससे वो एम्प्लॉय बाकी एरिया में अपना ध्यान नहीं दे पाएगा और हमारा जो एम्प्लॉय है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आप या तो CRM के लिए अलग टीम बनाओ, हमारे जो एम्प्लॉय अदर फील्ड में काम कर रहे हैं उनके ऊपर CRM की जिम्मेदारी मत डालो। अगला टॉपिक है हमारा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या होता है, it is that profit which the firm make from serving a customer or customers over a specified period of time। ये वो प्रॉफिट होता है जो एक फर्म कमाती है, कहाँ से, एक कस्टमर को सर्व करने के बाद या कस्टमर्स को सर्व करने के बाद ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। It is the difference between the revenue earned from customer and the cost associated with the customer relationship in a specific period। तो ये कस्टमर से मिलने वाला रेवेन्यू माइनस कस्टमर पे की जाने कॉस्ट का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। Following issues should be considered when analyzing customer profitability। तो जब आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हो तो नीचे दिए गए इश्यूज आपके मन में आ सकते हैं। क्या, हाउ टू डेवलप रिलायबल कस्टमर रेवेन्यू एंड कस्टमर कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो कस्टमर रेवेन्यू इंफॉर्मेशन और कस्टमर की कॉस्ट का जो डाटा है उसको सेफ कैसे रखे, उसको रिलायबल कैसे रखे, ये एक इशू आ सकता है। हाउ टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर डाउनस्ट्रीम कॉस्ट ऑफ कस्टमर। जो फ्यूचर में एक कस्टमर पे किए जाने वाला खर्चा कम हो रहा है उसको कहाँ दिखाए, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करे, क्या प्रॉफिट मान ले, तो ये भी एक इशू रहता है। हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ मल्टी पीरियड होरिजन इन द एनालिसिस। तो जो आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस कर रहे हो, अगर उसमें कुछ मल्टी टास्क आ जाए तो उस पर कैसे खड़े रहना है, ये भी एक इशू रहता है। एंड लास्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट ड्राइवर्स ऑफ कस्टमर कॉस्ट। तो जो कस्टमर कॉस्ट की डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं, कस्टमर होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो उनको कैसे मैनेज करें, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करें, तो ये भी एक इशू आ जाता है। तो यहाँ पे आके हमारा स्टडी नोट नंबर 1 होता है खत्म।
किसका? SPM का। ओके, थैंक यू सो मच।